आज ये बात आप लोगों को हिस्टोरिकल आधार पर बताना चाहता हूं कि 1 जनवरी 1818 को महाराष्ट्र के जो चित्पावन ब्राह्मण थे, पेशवा ब्राह्मण, उनको 500 शूरवीर नाग लोगों ने हराया और उस जंग से द्वितीय बाजीराव उस जंग से भाग गया। फिर मई जून तक वो भागता ही रहा, कुत्ते की तरह भागता रहा। फिर आखिर में उसने माफीनामा लिख कर दिया और माफीनामा में लिखा, माए बाप, अंग्रेजों को लिखा, माए बाप, मेरी नैया डूब रही है और मैं आपका हाथ न पकड़ूं तो किसका हाथ पकड़ूं? इसलिए मुझे सारी शर्त मंजूर है और मैं मरते दम तक अंग्रेजों का वफादार रहूंगा। और बाद में ट्रीटी हुआ, करार हुआ, समझौता हुआ और 9 शर्तों में पहली शर्त थी कि मैं आप जहां भेजेंगे वहां रहूंगा। तो उस बाजीराव पेशवा को आपके कानपुर के विठुर में भेजा गया और वो यहां पर पेशवा ब्राह्मण रहा था। मगर जो नागपुर के आरएसएस के ब्राह्मण हैं, वे उन्हीं ब्राह्मणों की औलाद है। जो नागपुर के ब्राह्मण हैं, ये उन्हीं चित्पावन ब्राह्मणों की औलाद है और उन्हें आज भी पेशवा ब्राह्मणों पर फक्र और गर्व है। मगर हमें भी हमारे पुरखों है कि हमारे 500 लोगों ने उन 25,000 पेशवा ब्राह्मणों की फौज को बोटी बोटी करके मारा था। साथियों, ये जो ईवीएम आया है, ये हमारी समस्याएं। ईवीएम मशीन कांग्रेस ने लाया। कांग्रेस का भी एक बड़ा रोचक इतिहास है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। और बंगाल के ब्राह्मण ने मिलकर कांग्रेस बनाई और ज्योतिबा फुले को न्योता दिया कि आप भी आओ। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, ये कांग्रेस नहीं है, ये ब्राह्मण सभा है। कांग्रेस अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ होता है महासभा। तो ज्योतिबा फुले ने कहा, ये कांग्रेस नहीं है, ब्राह्मण सभा है, क्योंकि इसकी स्थापना ब्राह्मणों ने की। आरएसएस की स्थापना कांग्रेस ने की। आज ये जो चल रहा है नाटक नौटंकी की, कांग्रेस बीजेपी को आरोप कर रहा है, कांग्रेस को आरोप कर रहा है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, ये ब्राह्मण है महाराष्ट्र के और पेशे से जानवर के डॉक्टर थे। वो आरएसएस के संस्थापक है। वो मूलतः महाराष्ट्र विदर्भ कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी थे। तो कांग्रेस के आदमी ने आरएसएस बनाई। ये बात प्रणव मुखर्जी को भागवत ने कुछ साल पहले नागपुर में बुलाकर कहा था और भागवत ने भी मान्य किया था कि हेडगेवार कांग्रेस के बड़े नेता थे। तो कांग्रेस ने ईवीएम लाया क्योंकि अल्पसंख्य ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों पर राज नहीं कर सकते। ब्राह्मणों की आबादी लोकतंत्र में 3.5% है। अब 3.5% वाले ब्राह्मण लोगों को आज भी चुनौती है कि वो ब्राह्मण के नाम से चुनाव के लिए खड़े हो जाए तो कौन वोट देगा? ब्राह्मण के नाम पर। तो ब्राह्मण दांवपेच के आधार पर हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं और हिंदू की आड़ में अपना पहचान छुपाते हैं। साथियों, ये जो ईवीएम लाया कांग्रेस ने लाया, बीजेपी ने उस समय वाजपेयी ने समर्थन किया, कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन किया और ईवीएम को पार्लियामेंट में पारित किया। तो
अल्पसंख्यक लोग बहुसंख्यक लोगों पर राज नहीं कर सकते, ये मूलभूत सिद्धांत है भारत की प्रजातंत्र का। मैं आपको बताता चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब लॉ मिनिस्टर थे, कांग्रेस के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, और वे अपना एक स्वतंत्र राजनीतिक दल भी चला रहे थे, और उनकी पार्टी का नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। उत्तर प्रदेश में उनके पार्टी का सम्मेलन चल रहा था, और उस समय नेहरू ने उत्तर प्रदेश के एक आदमी को, अंबेडकर इधर तो हमारी बिना पानी की हजामत करते ही है, जब अपनी कौम की सभा लेंगे तो हमारे खिलाफ बोलेंगे ही। इसीलिए जानकारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश के पंत गोविंद वल्लभ पंत को भेजा था। सम्मेलन चल रहा था और गोविंद वल्लभ पंत बिन बुलाए मेहमान थे, मंच पर आकर आखिरी में बैठ गए थे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लोगों को उपदेश करते हुए कहा, एक ना एक दिन नेहरू मरने वाले हैं। नेहरू कोई अमर पट्टा लेकर पैदा नहीं हुए हैं। नेहरू एक ना एक दिन मरने वाले हैं। एक ना एक दिन मैं भी मरने वाला हूं। मैं भी कोई अमर पट्टा लेके पैदा नहीं हुआ हूं, मगर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने संविधान के अंदर प्रावधान किया है, 1 मैन 1 वोट एंड 1 वोट एंड 1 वैल्यू। एक आदमी एक मूल्य, एक आदमी एक मत। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने लोगों को वोट का महत्व समझाते हुए कहा कि एक ना एक दिन नेहरू मरने वाला है, मैं भी मरने वाला हूं, मगर मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैंने संविधान में मेरे लोगों को वोट का अधिकार दिया है। जिस दिन पिछड़े जाति के लोग और अनुसूचित जाति के लोग साझा मंच बनाकर इकट्ठा आ जाएंगे, तो उत्तर प्रदेश का सीएम छोड़ो, देश का पीएम आप लोग बनाओगे। आपके पास वोट की संख्या है, आप देश की 90% आबादी हो, और मंच के ऊपर बैठे हुए पंडित की तरफ निर्देश करते हुए कहा कि यहां मंच पर बैठे हुए पंत गोविंद वल्लभ पंत की स्थिति क्या होगी जब पिछड़े वर्ग के लोग सीएम पीएम बनेंगे, तो पंत गोविंद वल्लभ पंत की औकात क्या होगी। पंत और उसके जाति के लोग हमारे लोगों के जूते के फीती खोलने में गर्व महसूस करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर ने लोकतंत्र का मूल्य समझाया कि जो हजारों वर्ष से हमारे ऊपर राज कर रहे थे, वोट के अधिकार पर वो भिखारी बन गए, उनके पास वोट नहीं है। अल्पसंख्यक लोगों के पास वोट नहीं है। बहुसंख्यक लोगों पर प्रजातंत्र में तानाशाही नहीं कर सकते हैं। अब देखो, अल्पसंख्यक लोगों के पास वोट नहीं है। कांग्रेस ब्राह्मण की पार्टी, बीजेपी 3.5% ब्राह्मणों की पार्टी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी 3.5% वाले ब्राह्मणों की बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी, माकप भाकप 3.5% वाले ब्राह्मणों की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी, और बंगाल की ममता बनर्जी जाति से ब्राह्मण है 3.5% चौथी नंबर की राष्ट्रीय पार्टी। अरे कितनी खतरनाक बात आ गई लोकतंत्र में। जिनके पास वोट नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी बना ली। आज भी बैकवर्ड कास्ट की ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आज भी शेड्यूल कास्ट के लोगों की ऑल इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। क्षेत्रीय पार्टी बनाई, बसपा रीजनल पार्टी, सपा रीजनल पार्टी। सपा को बाउंड्री नहीं है कि यूपी के बाहर चुनाव लड़ू, मगर डर है न्यायपालिका आएगी, सीबीआई आएगा। अल्पसंख्यक लोगों ने बहुसंख्यक लोगों को
गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया और अब ईवीएम हथियार लाया और ईवीएम हथियार लाकर 2004 और 2009 में ईवीएम घोटाला करके कांग्रेस बहुमत की सरकार बनाकर केंद्र में बैठ गई। ये बात एल.के. आडवाणी जो भाजपा का नेता है, सुब्रमण्यम स्वामी जो उस समय साउथ इंडिया का ब्राह्मण है, जीवीएल नरसिंह राव जो साउथ इंडिया का ब्राह्मण है, उन लोगों ने इस बात का स्टडी किया कि कांग्रेस को 2 बार कैसे जीत हासिल की। स्टडी किया, एक्सपर्ट्स लोगों को बुलाया, रिसर्च करके किताब लिखा, डेमोक्रेसी एट अ रिस्क, ये किताब लिखी और उसकी प्रस्तावना, उसकी प्रीफेस भूमिका एल.के. आडवाणी ने लिखी और उस किताब में ये दावा किया कि चुनाव आयोग को मैनेज करके ईवीएम घोटाला करके कांग्रेस ने 2 बार चुनाव जीता। 2009 में सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कोर्ट में गए और कोर्ट वाले ने पूछा, जज ने पूछा, सबूत क्या है? सबूत लाओ, हेयरिंग करेंगे। क्यों नहीं लाओ? तो 2000 गया, 2010 गया, 2011, 2012, 2013 तक कोर्ट में सुनवाई चली और जस्टिस सदाशिवम ने 8 अक्टूबर 2013 को जजमेंट दिया, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना ही नहीं, 100% ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करना संभव है। इसलिए जज साहब ने कहा ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। मगर ये जो इतना बड़ा फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के मीडिया ने इसकी सिंगल लाइन की खबर नहीं बताई। मीडिया किसका है? बनिया का। मालिक कौन? बनिया। संपादक कौन? ब्राह्मण। आप जिसको टीवी कहते हो, आप जिसको अखबार कहते हो, हम उसको कहते हैं ये टॉयलेट पेपर है। हमारे क्या काम का? राष्ट्रीय इंटरेस्ट की खबर, इतनी बड़ी खबर आपने हाइड कर दिया, इसको दिखाया नहीं। ये ब्राह्मण बनिया मीडिया ने नहीं दिखाया, इसलिए जनता के बीच में जा खुलेआम बोल रहे हैं। जो वो नहीं बोल रहे, हमको बोलना पड़ रहा है। ये काम मीडिया का है और मीडिया का काम मीडिया नहीं कर रहा है। बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत गंदे शब्दों में, बहुत ही उग्र भाषा में कहा, उस समय के नेहरू के समय के अखबारों को कहा, ये धंधा है, ये अखबार नहीं चला रहे, ये धंधा कर रहे। आज क्या कर रहे हैं लोग? नॉन इश्यू को इश्यू। साथियों, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी होती है, ये सुब्रमण्यम स्वामी के केस पर फैसला सुनाया। हम नहीं कह रहे ईवीएम में गड़बड़ी होती है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। भारत की जनता को मालूम नहीं है और मालूम नहीं किया जा रहा है। जब ये फैसला सुनाया गया, तब उन्होंने साथ में और एक फैसला सुनाया कि ईवीएम मशीन से चोरी की जाती है वोटों की, तो दूसरा चुनाव कैसे करे, इसलिए उसके साथ दूसरी मशीन जोड़ो, वीवीपीएटी सिस्टम। वीवीपीएटी सिस्टम का मतलब पर्ची निकलने वाली मशीन। ईवीएम मशीन वोट की चोरी करने वाली, चोरी पकड़ने वाली दूसरी मशीन जोड़ो, जिसका नाम है वीवीपीएटी सिस्टम। ये फैसला दिया। जब आरएसएस बीजेपी के लोगों ने कांग्रेस के ब्राह्मणों की चोरी पकड़ी, तो कांग्रेस के लोग आरएसएस के मुख्यालय पर गए और उनके साथ गुप्त समझौता किया और गुप्त समझौते में यह तय किया, हमने चोरी किया ये आपको पता चला है,
जनता को नहीं पता चलना चाहिए। इसके लिए जैसा हमने 2 बार घोटाला किया, आप भी एक बार घोटाला करो। तो बीजेपी आरएसएस के लोग कहने लगे, अरे तुमने तो 2 बार घोटाला किया, हमको एक ही बार बोल रहे हो। तो कांग्रेस वालों ने उनको कहा, अरे आप तो महान देशभक्त हो, अरे आप तो दूसरों को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हो, आप महान देशभक्त होकर घोटाला करना पसंद करेंगे? तो उन्होंने कहा, हम भी 2 बार घोटाला करेंगे। आपने सुना राहुल गांधी मोदी को चोर कहते, महाचोर कहते, चौकीदार कहते, राफेल घोटाले पर हंगामा करते हैं। कांग्रेस के लोग ईवीएम पर मुंह नहीं खोलते। सबसे बड़ा घोटाला ईवीएम घोटाला है, और दोनों का आपसी समझौता हुआ, और उस समझौते के तहत 2014 का बीजेपी ने चुनाव कांग्रेस की मदद से जीता, और कांग्रेस की मदद से चुनाव जीतने का वजह थी दोनों का आपसी समझौता। जब कोर्ट कह रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव है, इसीलिए 100% वीवीपीएटी लगाओ। 2014 में कितना वीवीपीएटी लगाया? जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको ये बात लोगों को बताने की जरूरत है, क्योंकि उनके साथ धोखा हो रहा है। मगर जो चुनाव लड़ते हैं या जो पार्टी में काम करते हैं वो लोग सवाल नहीं पूछ रहे। 2014 में जो इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में 0.33 यानी ½ भी वीवीपीएटी नहीं लगाया। 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट है कि जितना ईवीएम मशीन है उतना वीवीपीएटी लगाओ, ताकि इधर तुम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे पर्ची है, ये पर्ची है, पुराने जमाने के लोग होंगे तो उनको मालूम है, कोई अनपढ़ भी रहा तो सिंबल देखता था, और सिंबल में देखता था। मैंने पिछली बार गधे को वोट डाला था, गधे ने मेरे समर्थन में आवाज नहीं उठाया। इस बार मैं गधे को वोट नहीं डालूंगा, इस बार मैं कुत्ते को वोट डालूंगा, और कुत्ता जीतेगा तो शायद मेरे समर्थन में बोलेगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी पार्टी का नाम लेने की बजाय सिंबॉलिक बता रहा हूं। तो देखता था किधर है गधा, किधर है कुत्ता, किधर है कुत्ता, तो इंक देखता था, इंक की शाही कमी रही तो घसीटता था, और फिर उसको जोर से ठप्पा लगाता था, फिर देखता था, संतुष्ट होता था और डालकर घर पर जाता था। मैंने जिसको वोट दिया उसी के अकाउंट में जमा हुआ। आप ईवीएम का बटन दबाते हो, इधर देखते हो, उधर देखते हो, अरे किधर गया वोट, इधर गया, किधर गया। खबरें आई, कोई भी बटन दबाओ कमल को ही जाता है। खबरें आ गई, कुछ खबरें लीक हो गई सोशल मीडिया में, कोई भी बटन दबाओ कमल के खाते में। 2014 में जो ईवीएम मशीन लगाई गई उसमें 6.5 लाख ईवीएम मशीन अपडेट मशीन नहीं थी, अपग्रेड मशीन नहीं थी, यानी गड़बड़ वाली मशीन को इस्तेमाल किया। और चुनाव होते ही 9.5 लाख ईवीएम मशीन को चुनाव आयोग ने कबाड़ घोषित किया। 2014 का चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार को बचाने के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन को कबाड़ घोषित कर दिया, क्योंकि डाटा था, सबूत थे, एविडेंस थे। साथियों, 2014 के घोटाला होने के बाद बामसेब के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर गए, और कोर्ट केस का मामला था कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट मान्य कर रहा है
कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव तब तक करना संभव नहीं है जब तक उसके साथ वीवीपीएटी सिस्टम 100% नहीं जोड़ी जाएगी। इसको केस बनाकर वामन मेश्राम गए और 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ फैसला सुनाया। चुनाव आयोग को पूछा, वामन मेश्राम कौन सी डिमांड कर रहे, हमने जो फैसला दिया उसका अमल क्यों नहीं हो रहा है, यही तो कह रहे हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार हमको पैसा नहीं दे रहे, वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहे। तो वामन मेश्राम साहब के मुकदमे पर, केस पर चुनाव आयोग को, बीजेपी सरकार को ऑर्डर इश्यू हुआ, आने वाली 2019 की चुनाव में जितनी ईवीएम मशीन होगी उतनी वीवीपीएटी लगाओ और उसके लिए पैसा सैंक्शन करो। वामन मेश्राम जीत गए, मगर इसकी सिंगल लाइन की खबर एक टॉयलेट अखबार ने, ब्राह्मण बनिया मीडिया ने नहीं दिखाई। क्या काम का? वामन मेश्राम जीत गए। जब चुनाव नजदीक आया तो बीजेपी के लोग कांग्रेस वाले लोगों के पास गए और उनको कहने लगे कि गांधी जी की हड्डी जो थी वो सिंगल हड्डी थी, वामन मेश्राम की डबल हड्डी है। वामन मेश्राम 2024 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देने वाला नहीं है।